हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर दो प्लेट्स को हमने पैरेलली रखा है एक दूसरे के नज़दीक, लगभग डी डिस्टेंस पे। अब पहली प्लेट जो है उस पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है, राइट। पहली जो प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है, दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है, और दोनों ही प्लेट्स के जो एरिया है वो सेम है, वो है कैपिटल ए जितने। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो फर्स्ट रीजन है उसमें मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो उसको अगर हम लोग E1 लिख लें, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन साइड डायरेक्शन में होगा फर्स्ट रीजन में, तो वो E2 है। अब दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि यहाँ पर सरफेस की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फॉर फर्स्ट रीजन, राइट, तो फॉर फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एक्चुअली E1 प्लस E2। E1 ऊपर की तरफ है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 नीचे की तरफ है तो नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों ही सेम है बट नेगेटिव इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो फर्स्ट रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन मतलब सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन सबसे नीचे की तरफ है, मतलब कि प्लेट के सेकेंड प्लेट के उस साइड है यहाँ पर, राइट। अब सेकेंड रीजन पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखूँगा तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है, इस फॉर एग्जांपल E1। और अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो नेगेटिव के कारण इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो वो होगा E2। तो सेकेंड रीजन में मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब फिर से मैं टोटल लिखूंगा तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब जो E1 है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनसाइड डायरेक्शन में, तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट, प्लस अब E2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों ही सेम है बट साइन अलग अलग है तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, राइट। तो सेकेंड रीजन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन मतलब कि जो इन दोनों के बीच का रीजन है, मतलब कि ये वाला पोर्शन, एक प्लेट और दो प्लेट के बीच का रीजन, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट। मान लीजिए कि उसको मैं यहाँ पर थर्ड रीजन बोल देता हूँ, तो दिस इज अवर थर्ड रीजन, राइट। तो थर्ड रीजन में मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, राइट। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो मैं उसका इक्विवेलेंट लिखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से मैं दोनों का यहाँ पर सम करूँगा 2 एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट। बट दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं नेगेटिव लूँगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर इज इक्वल टू -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट। तो यहाँ पर 2 गेट्स कैंसल्ड, सो नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। तो नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो बीच वाला रीजन है, दोनों प्लेट्स के बीच वाला रीजन, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड है, तो इसकी जो एजिस है,
एजिस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर बाहर की तरफ कर्व्ड मिलेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ एजिस पे कर्व्ड हो जाएगी, क्योंकि वो एजिस है, बहुत ही स्मॉल एरिया है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो एजिस पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड हो जाएगी। इस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से कर्व हो जाना इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ कर्व होगा। तो इस इंसिडेंट को हम लोग बोलेंगे फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब मैं यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी फॉर्मूला होगी, वो होगी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो इसका अब सिंप्लीफिकेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला रख देते हैं। तो दोनों रीजन के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, राइट। अब इसको इस फॉर्मूला में अब सिग्मा की वैल्यूज़ रख देते हैं, राइट। तो सिग्मा की जो वैल्यू मतलब के फॉर्मूला के फॉर्म में, तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की फॉर्मूला होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्यू अपॉन ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो ये हमें पोटेंशियल मिल रहा है दोनों प्लेट्स के बीच। अब मैं दोनों प्लेट्स का कैपेसिटेंस फाइंड करूँगा। तो कैपेसिटेंस की यहाँ पर फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब ये जो भी V की फॉर्मूला मिली हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे, V की फॉर्मूला में, राइट, C की फॉर्मूला में। अब यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन ज़ीरो। तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो लिखें। तो सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी इज इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन ज़ीरो ए बाय डी। तो ये हमें मिली कैपेसिटेंस की फॉर्मूला, राइट। तो अब जब कभी भी पैरेलल प्लेट होगा तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैपेसिटेंस फाइंड करूँगा। मान लीजिए कि मेरे पास जो एरिया है वो एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी इज इक्वल टू 1 mm मिलीमीटर, राइट। तो सी की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। फिर एरिया हमने एज्यूम किया 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आंसर यहाँ पर मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ फेरेडे। ये होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटेंस के यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेडे साइंटिस्ट के नाम के पीछे कैपिटल एफ उसका सिंबल होगा, राइट। बाकी उसका यूनिट होगा फेरेडे, और ये जो फेरेडे है उसका दूसरा यूनिट हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फेरेडे 1 फेरेडे इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, राइट। सिमिलर यहाँ पर यूनिट होगा। अगला यूनिट भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो है इज इक्वल टू 1 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। तो ये सारे अलग अलग यूनिट्स है, बट इसको फेरेडे से जनरलाइज किया गया है, राइट। अब हम लोग एक एरिया फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस है 1 फेरेडे, एंड डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब 1 फेरेडे कैपेसिटेंस वाले और 1 सेंटीमीटर सेपरेशन वाले कैपेसिटर में कितना एरिया होगा, राइट। तो कैपेसिटेंस की पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ए बाई डी, राइट। अब ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो वैल्यूज़ में ए इज इक्वल टू 1 इंटू
सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में 10⁻² अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी और वो होगी 10⁹ मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया जब कैपेसिटेंस होगा 1 फेरेडे और डिस्टेंस प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो लगभग ये जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो भी प्लेट्स लिए हैं, राइट, उस प्लेट्स की जो लेंथ होगी वो लेंथ लगभग 30 किलोमीटर और उसकी जो ब्रॉडनेस होगी, राइट, बी, वो भी 30 किलोमीटर होगी। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 30 किलोमीटर होगी, तब जाके एरिया 10⁹ मीटर स्क्वायर होगा। तो इतना कोई भी प्लेट का लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। लेंथ भी 30 किलोमीटर तक और ब्रेथ भी 30 किलोमीटर तक, तो कोई भी प्लेट इतना ज़्यादा बड़े डायमेंशन में अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो 1 फेरेडे और 1 सेंटीमीटर सेपरेशन के लिए यहाँ पर हमें एरिया बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू है वो और कम रखेंगे और सेपरेशन बढ़ाएंगे, तो तब एरिया हमें डिफाइनाइट वैल्यू में मिलेगा जो कि पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर मुझे गलती से यहाँ पर सेपरेशन जो है वो बढ़ाने की बात हो गई, बट सेपरेशन को भी यहाँ पर डिक्रीज़ करना होगा क्योंकि जो ए है एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा एरिया दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है, मतलब कि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहाँ पर दोनों को ही डिक्रीज़ करना होगा तब जाके एरिया डिक्रीज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पे डाइइलेक्ट्रिक का क्या इफ़ेक्ट होगा वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक हम लोग समझ चुके हैं, पहले थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक समझ लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक मतलब एक काइंड ऑफ इंसुलेटर जिसमें चार्जेस तो है बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेम नंबर्स में चार्जेस होंगे, राइट। तो अब मैं विदाउट एनी डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी फॉर्मूला लिखूंगा। तो पहले ई ओ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओ, राइट। विदाउट एनी डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है दोनों प्लेट्स के बीच, राइट। और यहाँ पर सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी और सेकेंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा होगी, ओके। अब दोनों ही प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी ओ, राइट। तो वी ओ की भी यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो वी ओ इन द फॉर्म ऑफ ई ओ इज इक्वल टू ई ओ इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेस, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। अब मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की फॉर्मूला लिखूंगा ऑफ दैट प्लेट्स। तो सी ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ओ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर Q अपॉन वी ओ की फॉर्मूला होगी ई ओ इंटू डी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ओ उसको हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो सी ओ कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, सी ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है, राइट। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला जब कुछ भी डाइइलेक्ट्रिक हमने नहीं रखा है। और कैपेसिटेंस की एक और फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ये भी एक फॉर्मूला है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को परफेक्ट डायमेंशन में दोनों ही प्लेट्स के बीच रखेंगे। मतलब कि प्लेट्स के बीच अभी कोई एटमॉस्फेयर है नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है, सिर्फ डाइइलेक्ट्रिक प्लेट ही है। तो तब अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा उसकी मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, तो जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे डाइइलेक्ट्रिक अंदर के जो चार्जेस होंगे, राइट, वो चार्जेस कुछ ऐसे पोजीशन हो जाएंगे
कि जैसे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे तो उसकी फॉर्मूला, नई इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला कुछ ऐसी हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण, मतलब सिग्मा के कारण वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, माइनस जो बाउंड चार्जेस है उसके कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा पहले के मुकाबले। पहले जो फॉर्मूला थी वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, बट अब यहाँ पर सिग्मा में से जो टर्म है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राइट, इसके कंपैरिजन में। अब मैं नया जो पोटेंशियल मिलेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद, वो पोटेंशियल की फॉर्मूला लिखूंगा, तो V इज इक्वल टू ई इंटू सेपरेशन, राइट। तो इसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू सेपरेशन, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी दोनों ही सिग्मा के प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, राइट। सिग्मा क्या है, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो हमारी आउटर प्लेट्स है, जो पैरेलल प्लेट्स है उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी की ये सिंबल है। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन के आएगा। अब के, कैपिटल के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है वो हमने कैसा लिया है। तो K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पर मैं नया पोटेंशियल रखूँगा, नया पोटेंशियल मतलब कि इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला में रखूँगा, राइट। तो V की फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आएगा, तो V इज इक्वल टू, अब नई फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा इंटू डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये हमें मिला नया पोटेंशियल, राइट। उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन, तो सिग्मा मतलब कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इंटू डी इंटू कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो, तो ये हमें मिल रहा है पोटेंशियल, राइट। अब उसके बाद नया जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे। नया कैपेसिटेंस मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद जो कैपेसिटेंस मिल रहा है वो, तो C इज इक्वल टू, सी की नॉर्मल फॉर्मूला है Q अपॉन V, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर Q, राइट, अपॉन QD अपॉन ए के एप्सिलॉन ज़ीरो। अब ए के एप्सिलॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है तो वो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ए के एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला में अब कैपेसिटेंस, जो नया कैपेसिटेंस है वो मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो के ए अपॉन डी, राइट। ये होगा कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला हमें मिली डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला मिली, इसको हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ मिलने वाले कैपेसिटेंस के साथ कंपेयर करें तो हमें एक नई फॉर्मूला मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर एप्सिलॉन ज़ीरो के जो टर्म है वो एक टर्म ज़्यादा मिल रहा है के वाला, राइट। तो मान लीजिए कि उसकी जगह पर मैं एप्सिलॉन ले लूँ, मतलब कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू के, राइट। तो अब हम लोग एप्सिलॉन ज़ीरो के की जगह पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसीलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे तो वो हमें डाइलेक्ट्रिक मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे देगा। तो सिंपल एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर देना है तो वो डायरेक्टली हमें परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे देगा, ओके। उसके बाद अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में के को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो के की वैल्यू को सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर दोनों ही ऊपर मतलब एप्सिलॉन में मैं ए अपॉन डी से
मल्टीप्लाई करवाता हूँ और नीचे भी ए अपॉन डी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो ये फॉर्मूलाज बनी। एप्सिलॉन ए अपॉन डी वो एक कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है, तो इसीलिए वहाँ पर सी लिख लेंगे। एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ए बाई डी वो भी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है, तो वहाँ पर सी ओ लिख लेते हैं। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ when we place dielectric at that time of capacitance, right, C wala, and when we don't put any dielectric slab in between plates, that time capacitance, that is CO. So that is the ratio, right? And here for any dielectric medium it is always that K is greater than 0. K की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा मिलेगी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, राइट। तो यहाँ पर K की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट वैक्यूम के लिए या फिर एटमॉस्फेयर के लिए K की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3 by 4D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? तो सिंपल हमने यहाँ पर एक स्लैब लिया जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, राइट, और जिसका एरिया सेम है, प्लेट्स के अकॉर्डिंग इसका एरिया जो है वो सेम है, बट उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी अलग है, वो है 3/4D, राइट। तो 1/4 पोर्शन खाली है दोनों सेपरेशन के बीच। तो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से 3D/4 जितना पोर्शन हमने स्लैब का लिया है और D/4 जितना खाली स्पेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा। तो पहले मैं कैपेसिटेंस फाइंड करने से पहले उसका पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल उसकी फॉर्मूला होगी V इज इक्वल टू, जो D/4 पोर्शन है तो वो तो विदाउट स्लैब है, तो उसकी फॉर्मूला तो डायरेक्टली EO इंटू 1/4 इंटू डी आएगा, राइट। और विथ स्लैब है उसकी यहाँ पर वैल्यू होगी EO/K, क्योंकि हमें K से उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू होगी 3D/4, राइट। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी। अब इसमें से EO इंटू डी कॉमन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू EO, राइट, इंटू डी कॉमन, ब्रैकेट 1/4 प्लस यहाँ पर होगा 3/4K, राइट। तो ये हमें पोटेंशियल मिल रहा है दोनों प्लेट्स के बीच, टोटल विथ स्लैब एंड विदाउट स्लैब वाले पोर्शन का भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन, तो EO इंटू डी, EO इंटू डी तो वो हमें मिलेगा VO, तो VO ब्रैकेट, अब यहाँ पर हम लोग LC लेंगे तो LC होगा 4K, राइट। तो 4K और यहाँ पर K आ जाएगा K+3, तो ये हमें पोटेंशियल मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस इस K+3/4K के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, राइट। जब जो प्लेट्स पर फ्री चार्जेस है वो जब तक चेंज नहीं हो रहा है तब तक इसके हिसाब से, राइट, इसके हिसाब से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा। सो इसीलिए यहाँ पर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज होता है, राइट। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो न्यू कैपेसिटेंस उसकी फॉर्मूला अब लिखेंगे तो C इज इक्वल टू QO चार्जेस अपॉन पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है अब
वो रखेंगे तो QO अपॉन VO इंटू K+3, राइट। और जो 4K है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो अब उसको लिखें तो इज इक्वल टू QO अपॉन VO इंटू 4K अपॉन K+3, राइट। तो ये फॉर्मूला मिलेगी हमें। अब QO अपॉन VO उसकी फॉर्मूला वो होगी CO, तो CO इंटू 4K अपॉन K+3, राइट। तो ये हमें कैपेसिटेंस की फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। विथ स्लैब जो पोर्शन है और विदाउट स्लैब दोनों का ही कंबाइन कैपेसिटेंस की ये है फॉर्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। तो कॉम्बिनेशन में दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसकी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हम लोग पहले दो कैपेसिटेंस के बारे में सोचेंगे और फिर एन कैपेसिटेंस तक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब दोनों कैपेसिटेंस मतलब कि टोटल 4 प्लेट्स यहाँ पर यूज़ होंगे। पहले प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, उसके कारण दूसरे प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। फिर सेकेंड प्लेट में फिर से पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। अब सीरीज़ कनेक्शन में जब कभी भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, मतलब कि V1 प्लस V2। ओके। अब यहाँ पर जो वोल्टेज जो पोटेंशियल है उसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, राइट। तो दोनों ही पोटेंशियल की फॉर्मूला Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। अब इस फॉर्मूला में चार्जेस सेम है, तो चार्जेस हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो चार्जेस को कॉमन कर लेते हैं तो Q ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 आ जाएगा, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, V है, और Q को हम लोग V के नीचे रख देते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वहाँ पर नई फॉर्मूला होगी, वो होगी V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके। अब कैपेसिटेंस की जो नॉर्मल फॉर्मूला होती है वो होगी Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ जाएगा। तो यहाँ पर V अपॉन Q है, तो V अपॉन Q की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये हमें कैपेसिटर्स में जो कैपेसिटेंस हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है उसका इक्विवेलेंट मिला। तो जब कभी भी कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब हम उसके रेसिप्रोकल्स का सम अप करेंगे, राइट। तो ये उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की फॉर्मूला हो गई। तो वैसे ही सेम चीज़ अप्लाई होगी n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जोड़े गए हैं, राइट। C1 C2 C3 अप टू Cn तक। तो वहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग करूँगा टोटल पोटेंशियल से। तो टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस फिर V2 कब तक, तो Vn तक, राइट। अब इक्विवेलेंट के लिए तो पोटेंशियल जितने भी इंडिविजुअल पोटेंशियल है उन सब की यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो पहला होगा Q अपॉन C1, V2 होगा Q अपॉन C2, राइट। फिर अप टू यहाँ पर Vn तक जाएगा तो Q अपॉन Cn, राइट। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 अप टू Q अपॉन Cn। अब Q को कॉमन करके लेफ्ट हैंड साइड रखें तो V अपॉन Q आएगा। तो V अपॉन Q और कुछ भी नहीं बट वो है 1 अपॉन C।
तो अल्टीमेटली यहाँ पर फॉर्मूला होगी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू प्लस 1/cn, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में 1/cn आएगा। तो ये जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे सारे कैपेसिटर्स को, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की फॉर्मूला हो गई। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तब यहाँ पर वोल्टेज इसका इंडिविजुअल सम अप होगा, क्योंकि सारे ही वोल्टेज अलग अलग होंगे। तो सारे वोल्टेज के इंडिविजुअल सम करेंगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस की वैल्यू ओवरऑल सेम मिलेगी, मतलब पर कैपेसिटर्स चार्जेस विल बी सेम, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर जैसे कि पैरेलल कनेक्ट किया है, फिर से ये Q1 चार्ज है माइनस Q1, ये Q2 माइनस Q2, तो यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसकी वजह से सभी कैपेसिटर पे चार्जेस अलग अलग है। बट यहाँ पर दूसरी चीज़ कॉमन है, कांस्टेंट है, और वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, पहले हम लोग 2 कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहली फॉर्मूला है टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द चार्जेस विल गिव अस टोटल चार्ज, राइट। अब क्योंकि मतलब कि जो चार्ज है कैपेसिटर पे, उस चार्ज की सिंपल फॉर्मूला क्या होती है, तो वो होती है Q इज इक्वल टू CV, सिंपल। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट है हर जगह, तो हमारी फॉर्मूला अब बन जाएगी, वो होगी इज इक्वल टू C1 इंटू वी कॉन्स्टेंट प्लस C2 इंटू वी कॉन्स्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है Q। अब इस फॉर्मूला में से V को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू वी कॉमन C1 प्लस C2। ओके, अब V को लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो Q अपॉन V आ जाएगा, राइट। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अब Q अपॉन V इस फॉर्मूला के हिसाब से C होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अब मिलेगी हमें C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जब कभी भी कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सारे कैपेसिटर्स का इंडिविजुअली सम अप करना है, तो तब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब हम लोग n कैपेसिटर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, उसके लिए टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, राइट। अब ये चार्जेस कब तक, तो प्लस Qn तक, राइट। तो सम अप होगा। अब सारे चार्जेस की यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिखूँगा। तो पहला चार्ज Q1, तो Q1 मतलब कि C1 इंटू वी प्लस Q2 C2 इंटू वी अप टू Qn तक, तो C3 इंटू वी आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जितने भी वोल्टेजेस है उस वोल्टेजेस का यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 अप टू Cn तक, राइट। यहाँ पर गलती से मैंने C3 लिख लिया है, बट यहाँ पर क्या होगा, Cn आएगा। तो यहाँ पर n तक, राइट। ओके, अब V कॉमन ले लिया, वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्मूला हमें मिलेगी उसके हिसाब से Q अपॉन V आ जाएगा, और राइट हैंड साइड C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn तक। अब Q अपॉन V इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस की फॉर्मूला अब मिल गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू क्या होगा, Cn होगा, राइट। तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की
फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन फर्स्ट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, राइट। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी कैपेसिटर्स है वो तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, और उन सीरीज़ का इक्विवेलेंट यहाँ पर दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा, राइट। और पूरी सिस्टम को हमने 500 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। तो अब पहले सीरीज़ कनेक्शन को हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। सीरीज़ कनेक्शन के लिए कैपेसिटेंस की फॉर्मूला में लिखूँगा। तो सीरीज़ कनेक्शन मतलब कि सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, राइट। तो सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब तीनों के ही वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 माइक्रोफैराड अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो वो हो जाएगा 3/10, तो इज इक्वल टू 3/10, नीचे माइक्रोफैराडे भी होगा, राइट। तो ये 1/c मिला, हमें क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो c की यहाँ पर फॉर्मूला, उसकी वैल्यू, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैराडे, राइट। सो 10/3 माइक्रोफैराडे, तो 10/3 करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, उसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो कनेक्शन है उसके साथ ये कैसा जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट और C4 दोनों का ही पैरेलली इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब दोनों ही पैरेलल अगर कनेक्टेड है तो वहाँ पर समेशन होता है, तो डायरेक्ट समेशन C इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर C डैश लिखूँगा, नया कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू C प्लस C4, राइट। तो C प्लस C4, C कितना है हमने फाइंड किया, C 10/3 एंड C4 है 10, राइट। तो 10/3 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर होगा 13.3 माइक्रोफैराड है। तो ये हमारा नया इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। फिर हमें सेकेंड चीज़ ये फाइंड करनी है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा, वो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल सर्किट को कितना दिया गया है, तो वो है 500। तो 500 इज इक्वल टू, पहले V1 की फॉर्मूला, V1 है Q/C1 फॉर्मूला है, प्लस Q/C2, राइट, प्लस Q/C3। क्योंकि तीनों ही सीरीज में है तो चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट अब फाइंड करें तो C1 C2 C3 तीनों के ही वैल्यू 10 है, राइट। तो 500 इज इक्वल टू Q/10 प्लस Q/10 प्लस Q/10, तो वो हो जाएगा 3Q/10, और वो है माइक्रोफैराड है, राइट। अब Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q को सब्जेक्ट बनाने से यहाँ पर Q इज इक्वल टू 10 इंटू 500, तो 5000/3, वो हो जाएगा माइक्रोकुलम, राइट। तो ये हमें चार्ज मिला, टोटल चार्ज 5000/3 माइक्रोकुलम। इसकी वैल्यू, पॉइंट वैल्यू में इसका आंसर होगा, वो होगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये हो जाएगा चार्ज की वैल्यू, राइट। तो ये जो चार्ज है वो तीनों पे ही सेम होंगे। Q1 पे इतना चार्ज 1.7 इंटू 10⁻³ Q2 पे 1.7 इंटू 10⁻³ और Q3 पे भी 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम चार्ज
होगा, क्योंकि तीनों सीरीज़ में, तो हमने यहाँ पर एक क्यू फाइंड कर लिया, तो उससे तीनों का ही चार्ज फाइंड आउट हो गया। अब मैं क्यू डैश मतलब कि C4 पे चार्ज फाइंड करने जा रहा हूँ। तो C4 पे पोटेंशियल कितना है, तो पैरेलली कनेक्टेड है, तो C4 का पोटेंशियल भी 500 वोल्ट ही है, राइट। तो यहाँ पर मैं C4 के लिए लिखूँगा, तो Q डैश मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V4, राइट। अब V की वैल्यू कितनी है, तो V है 500 और V4 कितना है, तो वो है Q4 अपॉन C4, राइट। अब Q4 फाइंड करना है, तो Q4 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो Q4 इज इक्वल टू 500, राइट, इंटू C4। अब C4 है, तो जो फोर्थ कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस, तो वो है 10 माइक्रोफेरेड है, तो इंटू 10 माइक्रो, राइट, फेरेडे आएगा। अब Q4 कैलकुलेशन के बाद Q4 हमें मिलेगा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये फोर्थ कैपेसिटर पे मिलने वाला चार्ज है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, अब वो फाइंड करने की फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर कैपेसिटेंस हमने लिया, दो प्लेट्स होंगे, दो पैरेलल प्लेट्स है, राइट। एक पे चार्ज है क्यू डैश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस है। अब नेगेटिव चार्जेस में से मैं लगभग, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, उसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, राइट। मैं जो नेगेटिव चार्जेस वाला प्लेट है उसमें से लगभग डेल्टा क्यू डैश जितना पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जा रहा हूँ, मतलब कि 2 प्लेट में से डेल्टा क्यू डैश जितना पॉजिटिव चार्ज 1 प्लेट की तरफ ले जाऊँगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो सेकेंड प्लेट है उसमें डेल्टा क्यू डैश मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है उतनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, राइट, उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि उतना चार्ज हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी के कारण वहाँ पर सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव डेल्टा क्यू डैश जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू डैश फर्स्ट प्लेट पे पहुँचेगा तो वहाँ पर डेल्टा क्यू डैश जितना चार्ज भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर वर्क फाइंड करवाऊँगा कि डेल्टा क्यू डैश जितने चार्ज को वी डैश जितने पोटेंशियल में लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरा डायग्राम भी दिया गया है, वो नॉर्मल चार्जेस है, पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। ये सिंपल कैपेसिटेंस है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ज लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा, तो डेल्टा W इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी V डैश पोटेंशियल इंटू डेल्टा क्यू डैश, क्योंकि पोटेंशियल इंटू चार्ज विल गिव अस वर्क डन ऑन दैट चार्ज। तो अब V डैश मतलब कि पोटेंशियल की फॉर्मूला यहाँ पर इज इक्वल टू वो हो जाएगी Q डैश अपॉन C, तो Q डैश अपॉन C इंटू डेल्टा Q डैश, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ डेल्टा Q डैश चार्ज को हम लोग ले गए लेफ्ट हैंड साइड, बट मैं यहाँ पर पूरा वर्क डन फाइंड करूँगा। अगर सारे चार्जेस को मैं राइट टू लेफ्ट ले जाऊँ तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। सारा चार्ज मतलब कि Q जितना चार्ज है यहाँ पर वो सारा चार्ज में ले जाऊँगा, तो वहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो, पहले कुछ भी नहीं था, अब हम लोग पूरा चार्ज ले जा रहे हैं, तो 0 टू Q, राइट, Q डैश अपॉन C इंटू डेल्टा Q डैश, राइट। तो यहाँ पर ये वर्क डन फॉर्मूला होगी अब इज इक्वल टू
1/c कॉमन, तो 1/c कॉमन, क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश का इंटीग्रेशन होगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट q, लोअर लिमिट 0 होगी, राइट। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/c इंटू 2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो अगर रीराइट करें तो वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये वर्क डन फॉर्मूला हमें मिली, बट यही वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, मतलब कि कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके फॉर्म में ये वर्क डन है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू सी वी, और उसको यहाँ पर मेन इक्वेशन में रखेंगे। तो मेन इक्वेशन में अगर रखेंगे तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें मिलेगी यहाँ पर सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन 2c, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिली है, हाफ सी वी स्क्वेयर। तो ये W की सेकेंड फॉर्मूला है। यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ये है कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी। और अब यहाँ पर मैं C की जो फॉर्मूला है वो रखूँगा, मतलब कि Q इज इक्वल टू सी वी में से C को सब्जेक्ट बनाऊँगा, तो C को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q अपॉन V आ जाएगा, उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो अब नई फॉर्मूला होगी W इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होगी हाफ इंटू सी है Q अपॉन V, राइट, इंटू वी स्क्वायर। तो एक V कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला बचेगी 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला होगी, राइट। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। अब यहाँ पर हमने जो भी कैपेसिटर पे जो भी चार्जेस को अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो इम्पोर्टेंट। तो जब कोई भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज़ होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हुई, राइट। अब इसके अंदर मैं Q की फॉर्मूला रखूँगा। अब Q क्या है, तो एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा बाय 2। अब Q मतलब चार्ज का स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, राइट, इनटू d डिस्टेंस अपॉन एप्सिलॉन 0 a, क्योंकि ये कैपेसिटेंस की फॉर्मूला यहाँ पर हमने रखी है, राइट। तो d अपॉन एप्सिलॉन 0 a आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट, प्लेट्स के बीच मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर बनाया जाए तो U इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए। तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो अगर एक सिग्मा हम लोग साइड में रखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तो वो ई हो जाएगा। बट मैं अगर यहाँ पर एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस फॉर्मूला को और एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो नीचे है वो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आप चेंज होकर जाएगी ए इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, राइट, इंटू 2 भी है इंटू डी इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये उसकी अभी कंप्लीट फॉर्मूला है। अब सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू इज इक्वल टू ए, राइट, इंटू डी
इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन टू। तो ये मिल गई हमें कैपेसिटर में स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी हुई, राइट। अब कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी मतलब कि यहाँ पर मैं एनर्जी डेंसिटी फाइंड करूँगा कैपेसिटर की। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एक नया टर्म बाहर आएगा, राइट। तो वॉल्यूम से जब कोई भी डिवाइड करेंगे तो मैं सिंबल यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, u इज इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी एरिया इंटू डी, कैंसिल हो जाएगा इस फॉर्मूला में से, राइट। तो एरिया इंटू डी का अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी नई फॉर्मूला बनेगी हाफ इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला हुई, राइट। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? ओके, तो कैपेसिटर को पहले 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है, राइट। तो यहाँ पर पहले कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है वो फाइंड करनी है। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, चार्ज की ये फॉर्मूला है। तो C मतलब कैपेसिटेंस, उसकी पहले मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा। कैपेसिटेंस कितना है तो वो है 900 पिकोफैरेड मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12 एंड वोल्टेज सप्लाई दिया गया है 100 वोल्ट, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये कैपेसिटर पे मिलने वाला चार्ज है। अब कैपेसिटर पे स्टोर्ड एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो कैपेसिटर पे स्टोर्ड एनर्जी U इज इक्वल टू वो फॉर्मूला होगी हाफ इंटू क्यू वी, राइट। यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर भी ले सकते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं हाफ इंटू क्यू वी लेता हूँ तो हाफ वैल्यूज़ जो होगी वो होगी हाफ इंटू चार्ज, चार्ज हमने फाइंड किया है 9 इंटू 10⁻⁸, राइट। एंड वोल्टेज जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिया गया है वो है 100 वोल्ट। तो वैल्यू हमें मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन वो होगी 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल, राइट। तो इतनी एनर्जी हमारे कैपेसिटर में, हमारे इस वाले कैपेसिटर में स्टोर्ड है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर अब क्या किया है हमने कि पहला कैपेसिटर तो डिसकनेक्ट कर दिया है बैटरी से और उस कैपेसिटर को दूसरे 900 पिकोफैरेडे वाले कैपेसिटर से अब कनेक्ट कर दिया है। तो दोनों का ही कैपेसिटेंस सेम है, बट दोनों को जब पैरेलली कनेक्ट करोगे तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों के ही आइडेंटिकल कैपेसिटेंस होने की वजह से दोनों के ही चार्ज हाफ हो जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब नए सिस्टम की कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो नया कैपेसिटेंस है उसका चार्ज अब चेंज हो गया है, तो नया चार्ज हो गया है Q डैश इज इक्वल टू पहले से हाफ। तो फॉर्मूला के हिसाब से मतलब फॉर्मूला क्या बोलती है तो Q इज इक्वल टू सी वी, उसके हिसाब से हमारा जो नया पोटेंशियल है वो भी हाफ हो जाएगा क्योंकि चार्ज हाफ हो चुका है। तो नया पोटेंशियल वो हाफ हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर टोटल सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को यहाँ पर लिखूँगा। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी U डैश इज इक्वल टू दो कैपेसिटेंस, राइट, दो कैपेसिटेंस है इसीलिए 2 इंटू इक्वेशन ऑफ वन कैपेसिटेंस, तो हाफ इंटू Q डैश V डैश, राइट। तो यहाँ पर 2 इंटू हाफ इंटू Q डैश V डैश, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। पूरा सिस्टम मतलब कि ये वाला सिस्टम। अब यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब Q डैश और V डैश की यहाँ पर फॉर्मूला लिखे तो U डैश इज इक्वल टू Q डैश मतलब
Q/2 एंड V डैश मतलब V/2, राइट। तो यहाँ पर QV/4 आएगा। तो QV/4, अब QV/4 नॉर्मली फॉर्मूला क्या बोलती है, जो एनर्जी की फॉर्मूला है, तो नॉर्मल फॉर्मूला बोलती है 1/2 इंटू QV। तो 1/2 इंटू QV हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बट यहाँ पर 1/2 और एडेड है, मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू वो होगी 1/2 इंटू 1/2 QV पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है हमने, वो है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इसका हाफ ही करना है हमें डायरेक्टली, तो इसका हाफ अगर करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये जो हमें एनर्जी मिली वो नए सिस्टम की एनर्जी है, मतलब कि जब कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तब की एनर्जी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने कैपेसिटर तो चेंज नहीं किया है, कैपेसिटेंस तो वही का वही है, तो यहाँ पर एनर्जी गई क्या। यहाँ पर पहले जो एनर्जी थी वो 4.5 थी, अब नई एनर्जी है वो 2.25 हो चुकी है, मतलब कि आधी एनर्जी कहीं पर चली गई, क्योंकि जो एनर्जी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। तो ये जो आधी एनर्जी है वो कहाँ पर गई, तो वो जो आधी एनर्जी है वो जब हम लोग सेकेंड कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट, जब कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया तो एक क्लोज्ड लूप बन गया, तो क्लोज्ड लूप के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और उसके कारण वहाँ पर एनर्जी रिड्यूस हो गई। वो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में चली गई और चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो एनर्जी चली गई है, राइट।